वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। तो आइए जब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण जो है बेटा करंट अफेयर पे बात करते हैं, जो मेन टॉपिक आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो पढ़ेंगे हम लेप्चा समुदाय के पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों को मिला है जीआई टैग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है कर्नाटक सरकार ने शुरू की मासिक धर्म अवकाश नीति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक है जनजाति गौरव पाखवाड़ा समारोह जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारे 3 टॉपिक हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे आपके सामने, और हम क्वेश्चन को दिखाएंगे भी कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आज टॉपिक तो 3 ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा लेप्चा समुदाय के बारे में। देखिए लेप्चा समुदाय जो है, इसके जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, इन पारंपरिक जो वाद्य यंत्रों को मिला है जीआई टैग, जियोग्राफिकल टैग जो मिला है, जिसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। तो ये भौगोलिक संकेतक क्या होता है? देखो, भौगोलिक जो संकेतक होता है वो किसी विशिष्ट एरिया के किसी विशिष्ट वस्त्र को दी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए गोरखपुर का टेराकोटा है, या सिद्धार्थनगर का काला नमक का चावल है, या मुजफ्फरपुर की लीची है, शाही लीची जिसे कहते हैं, या दरभंगा का मखाना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज जिस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने के कारण जो है वहां की जो है जाहिर से बहुतायत मात्रा में मिलती है, और उसे ही भौगोलिक संकेतक मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए। तो ये जो लेप्चा समुदाय है, ये लेप्चा समुदाय पहले तो ये पाई कहा जाती है। तो जो लेप्चा समुदाय है, लेप्चा समुदाय, लेप्चा जो समुदाय है ये आपका सिक्किम में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा? सिक्किम में ये लेप्चा समुदाय पाया जाता है, सिक्किम में। सिक्किम जो है आप जानते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। काफी छोटा एरिया है सिक्किम, और सिक्किम आप जानते हैं कि यहां पर लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, और 2 पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र, तो इन 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र में एक का नाम लिख लीजिए, उसका नाम है तुंगबुक, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तुंगबुक, तो नाम ही ऐसा ही रहेगा। और दूसरा वाद्य यंत्र उसका नाम है बेटा पुमटोंग पुलित, पुमटोंग पुलित। इन दोनों को क्या मिला है बेटा? जियोग्राफिकल जीआई टैग मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेतक कहते हैं इसे, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। यह मान्यता, चूंकि लेप्चा समुदाय की जो समृद्ध संस्कृति है, यानी कि जो परंपरा है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान देने की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण जो है कदम है, और इसीलिए जो है इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, जीआई टैग का मेन उद्देश्य क्या है कि समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को, ये लेप्चा जो समुदाय है समृद्ध, ऐसे लिखिए, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को क्या करने के लिए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठीक है स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। क्लियर है सबको? तो याद रखिएगा 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो छोटी छोटी चीजें तो हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको, जैसे 2 याद रखिएगा, तुंगबुक और पुमटोंग, ये दोनों का दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई, ये सिक्किम की है। 2 पारंपरिक जो वाद्य यंत्र उनके बारे में हमने चर्चा किया बेटा, तो इसको भी आप सभी याद रखिएगा, लिख लीजिए इतना। अच्छा, जो लेप्चा समुदाय है, जो वाद्य यंत्र है, इसकी ऐसा कौन सा ट्रिब्यूनल है और ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ट्रिब्यूनल जो है ये बेटा याद रखना, ट्रिब्यूनल
प्राधिकरण जिसे कहते हैं, भारत की भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, भारत की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, क्लियर है। दूसरा, इसका आयोजन जो होता है बेटा, चूंकि सम्मान समारोह दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, ये कहां पर आयोजित हुआ था सम्मान समारोह, तो ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और जो मुख्यमंत्री दो लोग थे ना, जैसे देखो फिगर में भी मैं दो लोग का नाम दिखा रहा हूं आप सभी को, एक देखिए पीयूष गोयल साहब हैं, और दूसरा जो है जिनका नाम है जुएल ओराम, जुएल ओराम। तो दो लोग हैं, याद रखिएगा। तो विशिष्ट अतिथि कौन थे इसमें? एक है पीयूष गोयल और दूसरे का नाम लिख लीजिए, दूसरे का नाम है बेटा जुएल ओराम, जुएल ओराम। दो चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वाद्य यंत्र की बात, हम जो दो वाद्य यंत्र किए हैं, चूंकि यह प्रथम जनजाति व्यापार सम्मेलन हुआ था, इसमें याद रखिएगा यहीं पर प्रथम जनजाति व्यापार सम्मेलन, व्यापार सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो इतनी बातें पहले लिख लीजिए आप सभी, प्रथम जनजाति व्यापार सम्मेलन हुआ। अच्छा, आप कोई कहेंगे कि सर ये दो चीजें हैं, दो वाद्य यंत्र है, तो तुंग बुक बेसिकली होता क्या है? तो तुंग जो बुक है, जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, ये क्या होता है? तो हाथ से बनाए जाने वाला तंत्री वाद्य है, वाद्य है, हाथ से बनाया जाने वाला तंत्रीय वाद्य है। दूसरा, पारंपरिक लोक संगीत व धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग, पारंपरिक लोक संगीत व धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग। क्लियर है? तो इसका उपयोग जो है यही है, ठीक है। ये क्या है बेटा? इसका उपयोग है, लिख लीजिए ऐसे, उपयोग। क्लियर है सबको? दूसरा है पुंग टोंग पुलित, पुंग टोंग पुलित, पुंग टोंग पुलित। अब इसे क्या कहते हैं पुंग टोंग पुलित को? तो पुंग टोंग जो पुलित होता है, जो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया बेटा, यह होता है स्थानीय बांस से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? स्थानीय बांस से निर्मित। और इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है बेटा? तो इसका उपयोग है, क्या होता है, लोक गीतों और सामाजिक समारोह में प्रयुक्त, लोक गीतों और सामाजिक समारोह में प्रयुक्त होता है, समारोह में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसको भी आप सभी को याद रखना है। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो है, इन दोनों वाद्य यंत्रों को तो चलो जीआई टैग मिला है, आखिर मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है ये भी हमको जानना है कि भाई मेन क्यों किया गया है चीजें। भाई दो चीजें हैं। तो सबसे पहले जो जीआई टैग है, सबसे पहले जो हम बातें कर रहे हैं बेटा जीआई टैग के बारे में, जो भौगोलिक संकेतक मिला है, तो लिखिए भौगोलिक संकेतक क्या होता है, ऐसे लिखिए। भौगोलिक, देखो एक एक चीज से जुड़ी हुई है, भौगोलिक संकेतक, जिसे हम जियोग्राफिकल जो है आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जीआई टैग कहते हैं, भौगोलिक संकेतक। तो पहले याद रखना, ये जो भौगोलिक संकेतक होता है बेटा,
राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट वस्तु को, विशिष्ट स्थान कैसे लिखो, विशिष्ट वस्तु को उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात मैंने कह दिया। अच्छा मान लो अगर मैं कहूं कि गोरखपुर का जीआई टैग जो है टेराकोटा को मिला है, या सिद्धार्थनगर का काला नमक के चावल को मिला है, तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट यह है कि वहां के जब चीजों को जीआई टैग मिलेगा उससे वहां की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी होगा, जिससे क्या होगा कि वहां के लोग को रोजगार भी एक तरह से मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची, अरे दुनिया में हर जगह लीची मिलता है, ऐसा थोड़े कि मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है एक ब्रॉड लेवल पर वहां पर उत्पादन होता है, एक स्पेशल है वहां पर, और उसको जब जीआई टैग दिया गया तो विदेशों में भी जो है इसका डिमांड बढ़ेगा, तो वहां के लोगों से जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो ये भी चीजें आप सभी को जाननी है, तो ये भी याद रखिएगा। जो भी कारीगर इस काम में लगे हैं उनको नई आर्थिक संभावनाएं प्राप्त होंगी। जो ठीक है, कारीगरों को नई आर्थिक संभावनाएं प्राप्त होंगी। आर्थिक संभावनाएं क्या होंगी बेटा, उनको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कई बार देखो बेटा परीक्षा में आपसे जो है लेप्चा समुदाय के बारे में पूछ लेता है कि भाई लेप्चा समुदाय कौन है। और ये जो टैग का जो अधिनियम होता है, ये पहले तो ये जान लो, पहले जीआई जो टैग होता है ना, ये भौगोलिक संकेतक एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। ये भी लिख लो, परीक्षा में कभी कल यूपीएससी में पूछ देता है। भौगोलिक संकेतक एक्ट 1999 के तहत, 1999 के तहत इसमें जो पेटेंट होता है वो भारतीय पेटेंट होता है। भारतीय, क्योंकि भारतीय वस्तुएं हैं तो पेटेंट कौन होगा, भारतीय तो होगा। ठीक है, तो इसका जो प्राधिकरण मैंने कहा, इसका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भी है और भी कई लोग हैं। ठीक है, अच्छा सिक्किम के अन्य कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको मिला है, लिख लीजिए। सिक्किम के अन्य उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला है, लिखिए सिक्किम के अन्य उत्पाद जिसको पहले ही जीआई टैग मिला है, पहले ही जीआई टैग मिला है। तो कौन से किसको मिला है बेटा, पहला जान लो, सिक्किम टी, सिक्किम का जो चाय है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जी टैग मिला है, सिक्किम का चाय। दूसरा दार्जिलिंग को टी, दार्जिलिंग टी। और तीसरा याद रखना बेटा, सिक्किम ऑरेंज को भी मिला है, लिखो सिक्किम ऑरेंज को भी मिला है। तीन चीजें हो गई ना, तो तीनों को याद रखना। सिक्किम के जो अन्य उत्पाद है जिसमें सिक्किम टी है, दार्जिलिंग का टी है और सिक्किम ऑरेंज, इन सभी को भी जीआई टैग दिया गया है। इस बात को भी आप सभी को जानना चाहिए। तो ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और जीआई टैग हर साल परीक्षा में पूछता ही पूछता है। तो दो चार एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूं। जैसे गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा। ठीक है, गोरखपुर का टेराकोटा है। ऐसे ही सिद्धार्थनगर, एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है सिद्धार्थनगर, जिसका काला नमक का चावल है, काला नमक चावल है। ठीक है, मुजफ्फरपुर का जैसे मान लो मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, लीची है। ठीक है, तो ये सब भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस भी किया। तो पुंगटुंग पुलुत क्या होता है ये याद रखिएगा। ये एक प्रकार का स्थानीय बात से निर्मित होता है और इसका उपयोग लोकगीतों और सामाजिक समारोह में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगले आप लोगों का एक काम करना, सिक्किम के सीएम कौन है? बहुत छोटा सा राज्य है, सीएम कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल
और वहां की लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और कम से कम विधानसभा की सीटें। और सिक्किम राज्य अस्तित्व में कब आया, सिक्किम राज्य अस्तित्व में कब आया। मान लो यही पूछ दे कि सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी। जैसे मान लीजिए 2014 में तेलंगाना एक राज्य के रूप में उभरा, सन 2000 में बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और यूपी से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। या 2019 में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें जम्मू कश्मीर की खुद की विधानसभा है जबकि लद्दाख की विधानसभा नहीं है। बात समझ आया। वांगचुंग साहब उसी की मांग कर रहे हैं कि वहां के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और खैर वांगचुंग जी आपको सब लोग जानते होंगे, और इस समय फिलहाल वो जेल में है, लेकिन 3 इडियट मूवी खैर उन्हीं पे बनी भी थी। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए बेटा। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखो ये एक्स्ट्रा, ये क्या है, सब एक्स्ट्रा है, इसको ये नहीं किसी में लगा देना, ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो आपका है कर्नाटक सरकार ने शुरू की मासिक धर्म अवकाश नीति। ये कर्नाटक के सीएम साहब है। ये कौन है, कर्नाटक के सीएम है। कमेंट करके इनका नाम जरूर बताइएगा। तो कर्नाटक सरकार ने कहा है कि जो भी महिलाएं कार्यरत हैं, उन कार्यरत महिलाओं के जो मासिक धर्म आते हैं, ठीक है, उन मासिक धर्म के कारण समस्याएं उनको होती है महिलाओं को, तो सरकार ने औपचारिक रूप से जो है, जो महिलाएं कार्यरत है और उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन महिलाओं के मतलब उनके हित में फैसला सरकार ने दिया है कि अब वहां पर अवकाश नीति लागू की जाएगी। मतलब उस दिन छुट्टी होगा, मतलब उनके लिए छुट्टी होगा। महिलाओं को हर महीने 1 दिन का मतलब वेतन भी मिलेगा और उन्हें छुट्टी भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है पता चला कि जो है आप आ नहीं रहे तो आपका पैसा कट, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि महिलाओं का की जो शारीरिक समस्या है, महिलाओं के जो शारीरिक स्वास्थ्य है, या जो उनकी मेंटल एबिलिटी है, या उनकी मतलब और लोगों को प्रोत्साहित करना कि भाई देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं कार्यशील क्षेत्र में भी धीरे धीरे अब हर क्षेत्र में आ रही हैं, तो उनका मानसिक संतुलन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो लैंगिक संवेदनशील रोजगार की जो प्रथाएं हैं उनको प्रोत्साहित भी करना है। ये नीति, ये जो पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि 60 साल तक है, ऐसा नहीं है। 18 साल से लेकर 52 साल की आयु की महिलाओं पर यह नियम लागू होगा, ठीक है। और जो अस्थायी रूप से, ये उन महिलाओं के लिए जो अस्थायी रूप से है, जो संविदा पर है, या जो आउटसोर्स पर काम कर रही हैं। बात समझ में, इसमें फैक्ट्री आ जाएगा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आ जाएंगे, बागान आ जाएंगे, और बहुत सारे जो उद्योग हैं, मोटर परिवहन के क्षेत्र में जो महिलाएं शामिल हैं, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्स्ट्रा आपको जानना है। बस ये जानिए कि पहले तो ये जानना है कि कर्नाटक को क्या कहा जाता है बेटा, आईटी सिटी कहा जाता है, आईटी सिटी कहा जाता है। कर्नाटक जो है बेसिकली अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक के काम ज्यादा होते हैं, आईटी सिटी इसीलिए कहा जाता है कर्नाटक को। और कर्नाटक जो है आप सभी जानते भी हैं कि चूंकि हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, तो महिलाओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। पहले तो यह कहा गया है 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा, ये 18 से लेकर 52 वर्ष तक की महिलाओं पर लागू होगा, तीसरा, यह भी कहा गया है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य है बेटा, क्या उद्देश्य है कि हर महीने 1 दिन का मतलब वेतन तो चलो मिलेगा ही मिलेगा, 1 दिन की छुट्टी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, लिख लो, शारीरिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, उनका मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। क्लियर है। तो मेन इसका काम यही है
कि भैया कार्यस्थल पर महिलाओं को शारीरिक स्वास्थ्य और जो है मानसिक संतुलन को अच्छा बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। महिलाओं को वर्ष में 12 दिनों का अवकाश अलग से दिया जाएगा। प्रत्येक महीने एक एक दिन का दिया जाएगा। प्रत्येक दिन महीने में यह अवकाश उसी माह के भीतर उपयोग किया जा सकता है जिसमें इसकी आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि ऐसे कि 12 एक ही बार लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चिकित्सीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसके लिए नहीं होगी। और इस नीति का मेन उद्देश्य है कि महिलाओं का स्वास्थ्य जो है सही किया जाए। महिलाओं को जो है हर क्षेत्र में, चूंकि महिलाएं अब इस समय जागरूक हो गई हैं, काम कर रही हैं, हर सेक्टर में महिलाएं देखने को मिल रही है। और मतलब वर्ष में 12 महीने तो है, लेकिन एक साथ नहीं ले सकते हैं, एक साथ नहीं ले सकते हैं। कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की जरूरत भी इसमें नहीं, ठीक है। तो बस याद रखिएगा। और आपका काम यह है कि कर्नाटक से रिलेटेड है तो बेटा कर्नाटक के सीएम कौन है, कर्नाटक के सीएम, कर्नाटक के राज्यपाल, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये आप सभी को जानना चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए। तो ये है आपका जो अवकाश की बात, सरकार ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि भाई महिलाओं की चिंता को देखते हुए जो है इन चीजों को आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला है जनजाति गौरव पखवाड़ा समारोह। अब देखिए जनजाति गौरव, देखिए जनजातियों के बारे में मैं कई बार क्लास में भी कहा हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। हेलो 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 हेलो। तो जनजाति गौरव जो है पखवाड़ा समारोह के बारे में अगर हम बात करें कि यह समारोह क्या होता है या इसका मेन उद्देश्य क्या होता है जनजाति गौरव पखवाड़ा समारोह का, इसके बारे में मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो है 15 नवंबर को, चूंकि कल ही है 15 नवंबर, और जनजाति गौरव दिवस की इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदायों के बलिदान, उनकी संस्कृति और उनका विरासत का सम्मान करने के लिए, उनकी कहानियों को राष्ट्रीय चेतना के लिए जनजाति गौरव वर्ष मनाने की घोषणा किया था 15 नवंबर को। और 15 नवंबर इसलिए भी कि जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत भी इसलिए की गई थी कि जो बिरसा मुंडा साहब हैं, वो आने वाली पीढ़ियों में लोग उनसे इंस्पायर हो, उनके बारे में जाने। बात समझ में आया? तो अभी हाल ही में जो है, चूंकि जनजाति गौरव पखवाड़ा जो समारोह है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। लिखिए जनजाति गौरव पखवाड़ा समारोह, गौरव पखवाड़ा, जनजाति गौरव, लिखिए पखवाड़ा समारोह। क्या है ये? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आदिवासी समुदायों के बलिदान, ये किया गया है 15 नवंबर को। 15 नवंबर क्यों बेटा? इसलिए कि ये 15 नवंबर को ही जो है जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की गई थी। जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की गई थी। दूसरा, क्यों? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा और उनके आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत वर्तमान पीढ़ी को समझाने के लिए क्यों की गई थी? तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए, पीढ़ियों को बताने के लिए, आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए। क्लियर है? बात समझ में आया? तो ये इसकी शुरुआत जो किया गया, चूंकि जनजाति पखवाड़ा जो सम्मेलन मनाया जा रहा है 1 से लेकर 15 नवंबर तक चल रहा है, और 15 इसलिए कि उसी दिन हुआ भी था उनका। चूंकि इस बार जो है ये जो बिरसा मुंडा साहब है, इस बार उनकी 150वीं क्या है बेटा? 150वीं जयंती मनाई जा रही है। बिरसा मुंडा की
ऐसे लिख लीजिए, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। जा रही है 150वीं जयंती बेटा मनाई जा रही है। आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, अंग्रेजों को मार भगाया इस देश से। और आप जानते भी हैं कि जनजाति जो लोग होते हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से विशेष लगाव होता है। आज भी देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, पहले तो जंगल को ही काटती हैं और वो लोग इसका विरोध करते हैं। बात समझ में आया? तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे समझाएंगे कि कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, या किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, या औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने प्रतिशोध किया, प्रतिशोध का बदला लिया। आने वाले लोगों को बताने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पीढ़ियों को समझाने के लिए 1 से लेकर 15 तक पूरी दुनिया, भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 15 इसलिए भी कि 150वीं जयंती 15 नवंबर को पूरा हो जाएगा। अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में चूंकि आप जान लीजिए क्या है बिरसा मुंडा साहब, पहले इतना लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किनारे हो जा रहा हूं मैं, इतना लिख लीजिए आप सभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बिरसा मुंडा साहब के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिरसा मुंडा, चूंकि मुंडा विद्रोह इस देश में हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा साहब, बिरसा मुंडा चूंकि जनजाति इतिहास के एक महान नायक थे, जनजाति इतिहास के महान नायक, दूसरा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाज सुधारक। क्लियर है? इनका जन्म जो हुआ था 1875 को हुआ था, 1875, इसीलिए 150 जयंती इस बार मनाई जा रही है। ठीक है, और लिख लीजिए, इनका जन्म चूंकि झारखंड में खूंटी जिला है, खूंटी जिला झारखंड में है, ठीक है, झारखंड। और इनका एक उपनाम है बिरसा मुंडा साहब का, धरती आबा कहा जाता है। हर व्यक्ति का नाम होता है ना, इनका उपनाम है धरती आबा। समझे भाई साहब? आबा का मतलब है पृथ्वी के पिता या ईश्वर के दूत। धरती मतलब पृथ्वी के पिता, या तो कहिए ईश्वर के दूत। इनका पिता का नाम चूंकि सुगना मुंडा था, माता का नाम कर्मी हाथी था, और प्रारंभ में इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, किंतु बाद में पारंपरिक धर्म की ओर लौटे। तो प्रारंभ में ईसाई धर्म को अपनाया, बाद में अपने जो वर्तमान धर्म है उसमें आ गए। बिरसा ने चूंकि ईसाई धर्म से काफी प्रभावित हुए, ईसाई धर्म को उन्होंने अपनाया, और कुछ समय के बाद इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, क्योंकि मिशनरी थे, उनकी सोच व आदिवासी संस्कृति पर जो हमले हो रहे थे, उस हमलों के खिलाफ जो है ये उनकी विचारधारा से असहमत नहीं थे, मतलब सहमत नहीं थे, बेसिकली मैं कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा ने जो है आदिवासियों में एकता और उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए बिरसाइट धर्म की जो है स्थापना की। यानी कि बिरसाइट धर्म का मतलब है कि एक ईश्वरवाद की पर जोर दिया। तो ये भी बात लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इनके बारे में लिख दिया। तो याद रखिएगा, शुरू में जो मैंने कहा, शुरू तो इन्होंने ईसाई धर्म से किया, ईसाई धर्म, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पारंपरिक धर्म की ओर आ गए।
पारंपरिक धर्म की ओर आ गए। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि इन्होंने एक धर्म की स्थापना की अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने लोगों को लिखिए ऐसे, अपने लोगों के, ऐसे लिखिए, आत्मसम्मान को बचाने के लिए बीरसाइट धर्म की स्थापना किया। लिखिए, बीरसाइट धर्म की स्थापना किया। ठीक है, बीरसाइट धर्म का मतलब क्या है भाई? एक भगवान पे जोर, यानी कि एक ईश्वरवाद पर जोर। अब कोई पूछे सर कि बीरसाइट धर्म क्या है, तो बीरसाइट धर्म का मतलब है, देखिए इतिहास से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, एक ईश्वरवाद पर जोर, एक ईश्वरवाद पर जोर, एक ईश्वरवाद पर जोर, इसकी बात की गई है। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को शराब नहीं पीना है, ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, पशुओं की बलि जैसी जितनी भी बुराइयां, उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये वो व्यक्ति, सोचिए इतना आसान था क्या उस समय? हाँ, इतना आसान था कि लोग छोड़ देते हैं। सोचिए ऐसे ऐसे देश में महान विभूति हुई या महान विभूति हुए जिन्होंने शुरुआत जब किया होगा तो लोगों ने इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया होगा क्या? आज तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उस जमाने में क्या करते होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मुंडा विद्रोह को लेकर। इन्होंने एक विद्रोह किया, मुंडा विद्रोह। तो बात करते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह क्या है? इसे उल्गू लॉन यानी कि महान विद्रोह कहा जाता है, उल्गू लॉन, या इसे महान विद्रोह कहा जाता है, विद्रोह कहा जाता है। चूंकि झारखंड के जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह हुआ था, और यह आदिवासी विद्रोह था। कहां पर हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। थैंक यू। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे आदिवासी विद्रोह भी कहते हैं। देखिए मैं हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, आदिवासी विद्रोह कहते हैं। ठीक है, यह ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन था, या उस समय जो बेटा जमींदारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठित प्रतिरोध था। तो लिखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ। जमींदार को भी तो जानते ही उस जमाने में क्या होता था। आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठित क्या था बेटा? प्रतिरोध था। इतना चीज याद रखिएगा। इसके पृष्ठभूमि और इसके कारण जो थे, चूंकि आदिवासी उस समय, लिख लीजिए आप सभी, चूंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बात मैंने किया, इतना इनका आर्थिक शोषण होता था कि लोग, मतलब जमींदार और साहूकारों के भारी जो है कर और ब्याज की दरों के कारण आदिवासियों का बोझ बढ़ता चला गया। उधर सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी हो रहा है कि ईसाई जो मशीनरी थी हमारी, मतलब हमारी नहीं थी, ठीक है, वो लोग और आदिवासियों की जो संस्कृति एवं उनकी जो परंपराएं थी उस पर लगातार हमला हो रही थी कि आप धर्मांतरण कीजिए।
ब्रिटिश नीतियां ये कर रही थी कि जितने भी वन थे उन वन कानूनों ने आदिवासियों को जंगल के जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों पे क्या किया, इकट्ठा करने से रोका, जो उनकी आजीविका का आधार था। इतना ज्यादा सोचो, अगर किसी व्यक्ति के सामने, भाई कब तक किसी को डराओगे? तो सबसे पहले ये जितने भी जमींदार, ये जितने भी आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों का शोषण करते गए, आदिवासियों का शोषण। देखो मेंस में भी आए तो लिखो उसको। पहला कैसे, मैंने कहा इनका सांस्कृतिक शोषण, पहले सांस्कृतिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने जबरन कहा कि अरे ईसाई धर्म को अपनाओ, तुमको ये सुविधाएं दे देंगे। तो इनके परंपरागत देखिए सांस्कृतिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक हस्तक्षेप का मतलब समझ गए आप सभी। दूसरा, जमींदार क्या है, उनको पैसा चाहिए, तो जमीन का इनका जमीन का शोषण, इनके जमीन का शोषण हुआ। लोगों की गिद्ध नजर इस पर पड़ी। आर्थिक इतना शोषण हुआ, बेचारा इन जमींदारों ने खूब आर्थिक शोषण किया, कर का बोझ लाद लाद के बेचारा मासूम लोगों की एकदम आर्थिक शोषण कर दिए सर। और ब्रिटिश नीतियां, जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश जो नीतियां थी, इनका रोजी रोटी का साधन ही छीन ली ब्रिटिश नीतियों के द्वारा। तो ये सब लिखना है आपको मेंस में, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको बेटा लिखनी है। इन्होंने एक नारा दिया था, और वो नारा था हमारा देश हमारा राज। इतना सब होने के बावजूद इनके जो नेता थे बिरसा मुंडा, उन्होंने कहा कि हमारा देश है और हमारा राज रहेगा। तो लिखिए बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया, लिखिए बिरसा मुंडा ने नारा दिया, हमारा देश, और क्या बेटा, हमारा देश और हमारा राज। लिखो हमारा राज, क्लियर है? तो इन्होंने नारा दिया। और बिरसा ने जंगलों का उपयोग कर खूब छापामार युद्ध किया, ब्रिटिश सेना को चुनौती दिया। ठीक है, छापामार युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को चुनौती दिया, इसने चुनौती दिया। तो ये कोई व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति का नाम है बिरसा मुंडा। समझ में आया सभी को? उस व्यक्ति का नाम है बेटा बिरसा मुंडा। ठीक है, अब सोचिए उस जमाने में इस व्यक्ति ने कितना सहा होगा। इन्हीं की याद में, आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी की याद में, चूंकि बिरसा मुंडा किसी वैसा व्यक्तित्व तो है जिसको सभी लोग याद रखते हैं। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, लिख लो जनजाति गौरव दिवस। और तो और बेटा याद रखना रांची विश्वविद्यालय, जिसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो रांची इन्हीं के नाम पर है। तो रांची विश्वविद्यालय का नाम, रांची विश्वविद्यालय इनके नाम पर पहला। यहां तक कि बेटा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय लिख लीजिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद लिखिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, और यहां तक कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो रांची, रांची जो है बेटा इनके नाम पर है। किनके नाम पर है? बिरसा मुंडा के नाम पर है। समझिए, इनको सम्मान दिया गया है। ये नायक थे, ये दबे कुचले लोग, आदिवासी लोगों के नायक थे। बात समझ में आया? तो भारत सरकार के द्वारा चूंकि 15 नवंबर वाली जो बात है वो 2021 में घोषित किया गया था। तो जनजाति जो गौरव दिवस है, यहां मैं लिखवा देता हूं आप सभी को। हाँ, जनजाति गौरव दिवस मैंने कहीं लिखवाया था, यहां पर। हाँ, चलिए कहीं नहीं, मैं फिर से लिखवा देता हूं इसको। मैं लिखवाता इसलिए हूं कि आप लोग जो है कम से कम चीजों को समझिए। एक चीज और याद रखना, जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है, गौरव दिवस
चूंकि 15 नवंबर को, और इसलिए आप देखेंगे 2021 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। लिख लो बेटा, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो मैंने बताया आपको जानना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा जो है हम जो है मेन जो टॉपिक था आज हमने उस पर पढ़ा, उस पर चर्चा परिचर्चा हम लोगों ने किया। तो आइए थोड़ा सा बेटा हम लोग जो है इस पे बात कर लेते हैं। इसको देख लीजिए जितना भी पढ़ाया मैंने आप सभी को। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में देखो, सारे पॉइंट मैं दे दिया, एक ही टॉपिक में सारे पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, सब पढ़ना है, सब याद रखिएगा। पंच जनजातीय गौरव दिवस 2021 में शुरू, यह भी बताया मैंने, 21 से शुरू। अपने नोट्स बनाओ, कभी भी आए इतिहास से अपडेट करके, करंट अपडेट करके ये सारी चीजें लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। आज के जो क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, देखिए पहला क्वेश्चन जो पढ़ा चुका हूं आप सभी को, ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो बेटा। कल ही मैंने व्हाइट कॉलर टेररिज्म के बारे में बताया था कि व्हाइट कॉलर आतंकवाद की सबसे सटीक परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से दर्शाती है? पहला, आर्थिक लाभ हेतु तकनीकी अपराध करना। दूसरा, कारपोरेट या उच्च वर्ग द्वारा गैर हिंसक साधनों से किए गए ऐसे अपराध जो समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डालते हो। तीसरा, संगठित अपराध द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी। और चौथा है राजनीतिक उद्देश्यों हेतु साइबर अपराध। कल ही हमने आपसे व्हाइट कॉलर के बारे में बात किया था, टेररिज्म के बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे यूपीएससी में कह दे कि भी हाल ही में खबरों में देखा गया है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म का संबंध किससे है, तो 4 ऑप्शन आपके पास आए। और कल मैंने कहा कि जो हिंसा के बिना लेकिन अत्यंत संगठित तरीके से प्रभाव डालते हैं, जिनका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक विश्वास पर ये गंभीर प्रभाव डालते हैं, ये सामान्य आर्थिक अपराधों से व्यापक और अधिक जो है विध्वंसकारी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आम लोगों की तरह लोगों के बीच में होते हैं, जैसे लोग इनको जान नहीं पाते। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एक से एक जो है अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग होते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग इस रास्ते को अपना रहे हैं? कहीं ना कहीं वो ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जहां से उनका माइंड वॉश किया जाता है और कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही घातक होते हैं। अब ये आर्थिक लाभ हेतु तकनीकी अपराध करना बिल्कुल गलत बात है। ये कॉर्पोरेट या उच्च वर्ग के द्वारा गैर हिंसक साधनों से किए गए ऐसे अपराध जो समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब बेटा हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब है। ये व्हाइट कॉलर है, इसे ही कहते हैं बेटा व्हाइट कॉलर टेररिज्म। और इस तरह के प्रश्न आपको देखना, आपको जरूर पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न, ये शब्द जो है बड़ा अच्छा इजाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म किस आयाम में सामान्य व्हाइट कॉलर क्राइम से भिन्न है? ये दोनों में देखो डिफरेंस अगर मान लो पूछते, इसमें हिंसा, हमेशा हिंसा का प्रयोग होता है, इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ होता है, यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन देने की संरचित प्रणाली है, और यह केवल कॉर्पोरेट सेक्टर तक ही सीमित है। तो पहली बात तो कॉर्पोरेट तो छोड़ो कि व्यक्तिगत तो होता नहीं है, हिंसा का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो है कि यह, चूंकि इसमें और इसमें अंतर पूछा है, टेररिज्म और क्राइम में क्या अंतर है, तो यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन देने की संरचित प्रणाली है। यह इसका सही जवाब है, और यह हाई लेवल पे होता है। आमतौर पर चूंकि व्हाइट कॉलर जो क्राइम होता है, ये बेसिकली आमतौर पर आर्थिक लाभ के लिए होता है, जबकि व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म होता है वो आतंकवाद को फंडिंग देने के लिए होता है, राज्य विरोधी गतिविधियों को सक्षम बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है बेटा खतरा पहुंचाना इसलिए किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन व्हाइट कॉलर टेररिज्म एंड व्हाइट कॉलर जो है क्राइम, ये दोनों डिफरेंस है, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा।
तो ये रहे आज के जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, अच्छे से प्रश्न भी हल किया। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपको अच्छे से जाननी चाहिए। तो हमने जो जो टॉपिक पढ़ा उसको देखिए, बिरसा मुंडा की पूरी हिस्ट्री मैंने बता दी, जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत कब हुई, कब मनाया था जनजातीय गौरव दिवस, ये सारे मुद्दों पर हमने आज चर्चा परिचर्चा आपके सामने किया है। तो ये सारा मुंडा विद्रोह से लगाए बिरसा मुंडा जी के बारे में, जनजातीय गौरव पखवाड़ा समारोह के बारे में, और यहां तक कि जो है कर्नाटक आईटीसीटी जो महिलाओं को मासिक धर्म के लिए अवकाश की बात की गई है, सिक्किम की जो 2 वाद्य यंत्रों भौगोलिक संकेतक किसे कहते हैं, पुंगटुंग पुलित क्या होता है इसके बारे में, तुंगबुक वाद्य यंत्र क्या है इसके बारे में, या दोनों के बारे में ट्रिब्यूनल्स लगाए, लेप्चा समुदाय क्या है, सभी के बारे में हमने आज चर्चा पर चर्चा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने रिव्यू जरूर हमें दिया करें, और भी आप लोग मुझे बताएं कि ऐसा क्या करूं कि आप लोग के हित में और अच्छा हो सके। क्योंकि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूं, मैं वो टीचर नहीं हूं जो पहले का ही दूसरे का बी कराओ। मैं फिर कह रहा हूं, जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं उसको करंट से अपडेट कीजिए और दोनों को मिलाइए और अपने आंसर को लिखिए। आप जब मेंस लिखेंगे तब समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे थे। या बिरसा मुंडा की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनका आर्थिक शोषण, उनके समुदाय का शोषण, इस ईसाई मतलब शुरुआत में ईसाई धर्म को उन्होंने अपनाया, फिर उसके बाद जो है दूसरे धर्म को अपनाया और उसमें एक शुरुआत की बात की। ये चीजें याद रखिए, ये चीजें एकदम सिनॉप्सिस बना के रखिए। कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा 200 साल के बाद भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल हम फिर जो है अगले टॉपिक पे बात करेंगे, फिर नए एपिसोड के साथ आपके सामने मिलेंगे। जो लोग नए हैं बेटा वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैंने बौद्ध धर्म के बारे में भी जो एक वीडियो बनाया था, स्मॉल वीडियो था, वो छोटी है चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उससे क्या होगा कि आपके रीचेज बढ़ेंगे, मतलब उसमें जो है आप बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और लगातार मैं करंट अफेयर डेली आपके सामने लेकर आ भी रहा हूं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।